नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है फैसला, जिसे लिखा है हिंदी साहित्य जगत की एक सशक्त कलम डॉक्टर पुष्पा सक्सेना। इन्होंने प्रस्तुत कहानी एक दिलचस्प कहानी है जो इंसानी रिश्तों और सामाजिक नीतियों की जटिलताओं पर ध्यान केंद्रित करती है। कहानी अत्यंत दर्द भरी है, साथ ही हृदयस्पर्शी भी है। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फैसला। पिछले 2 दिनों से अपना कमरा बंद किए पड़ी नीलांजना अचानक दरवाजा खोलकर बाहर आ खड़ी हुई। बाबूजी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं काजल भाभी का साथ दूंगी, अदालत में उनके पक्ष में ही गवाही दूंगी। नीलांजना की घोषणा से पूरे घर में सन्नाटा सा खींच गया। बड़े भैया की मृत्यु पर मातम पुरसी करने आए रिश्तेदारों पर तो बिजली से गिर पड़ी। अम्मा कपाल पर हाथ मारकर विलाप कर उठी। बाबूजी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। ये बात मुंह से निकालने के पहले तू मर क्यों नहीं गई? सगे भाई की हत्यारिन का साथ देगी? इसी दिन के लिए बड़ा किया था तुझे। न्याय और अन्याय की समझ दे देने के लिए आपकी आभारी हूँ बाबूजी। कुछ देर ठंडे दिमाग से सोच के तो देखिए, उसकी जगह अगर आपकी अपनी बेटी होती तब भी क्या आप ऐसा ही सोचते? बेशर्म कहीं की, बाप के सामने ऐसी बातें करते तेरी जीभ नहीं चलती? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, वरना। आवेश में बाबूजी हकलाने लगे। रिश्ते के चाचा जी ने उन्हें संभाला। सुमित्रा ताई ने नीलांजना को हाथ से पकड़कर जबरन पीछे खींच बाबूजी के सामने से हटा दिया था। देखती नहीं माँ बाप का क्या हाल है। जवान बेटे के मौत का सदमा लगा है उन्हें। वो बेटा जिंदा ही कब था? वो बेटा जिंदा ही कब था ताई? तुम्ही तो कहा था और कहा करती थी, काश सुरेश हमेशा को सो जाता। नीलांजना की आंखें भर आई थी। वो बात ठीक है नीलू, पर माँ बाप के लिए संतान कैसी भी हो, ममता तो उमड़ी पड़ती है। ऐसी बातें करके उनका दिल दुखाने से क्या फायदा बेटी? काजल भाभी भी तो किसी की बेटी है ताई। अरे उस अभागिन के माँ बाप होते तो क्या इस नरक में उसे झोंक सकते थे? तू क्या समझती है मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा? पर इस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं। ठीक क्यों नहीं है ताई? पिछले 2 दिनों से भाभी पुलिस कस्टडी में है। उनके साथ ना जाने वहां क्या हो रहा होगा, और हम सब इस साजिश में शामिल हैं। नीलांजना सचमुच ही रो पड़ी। मैं तेरी बात समझती हूँ बिटिया। उस अभागिन के अपने चाचा भी तो उसे हत्यारिन कहकर अपना पीछा छुड़ा गए। न जाने क्या क्या लिखा है उसकी किस्मत में भगवान ने। दुश्मन को भी ऐसी तकदीर न दे ताई। ताई ने आंचल से आंसू पोंछ डाले। कुर्सी पर निढाल पड़ी नीलांजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। सारी बातें बार बार याद आ रही थी। बड़े भैया की शादी के बाद से उनके कामों का दायित्व काजल भाभी को सौंपकर अम्मा एकदम निश्चिंत हो गई थी। पति को नहलाने धुलाने से लेकर कपड़े पहनाना, खाना खिलाना पत्नी का ही कर्तव्य है। ये बात अम्मा ने काजल भाभी को अच्छी तरह से समझा दी थी। अम्मा उन्हें 2 बार स्वयं सिद्धि पिक्चर दिखा लाई थी। बार बार समझाती थी, पत्नी के त्याग और प्यार से पति ठीक हो सकता है। अब सुरेश को तुझे ही संभालना है बहू। भोली भाली काजल भाभी मुंह नीचा किए निःशब्द अम्मा की सीख सुनती रहती थी। मातृ पितृ विहीन काजल ने चाचा के घर नौकरानी की तरह काम करके दिन काटे थे। उस पर भी चाची को उसकी 2 रोटियां भारी थी। सबके खा पी चुकने के बाद बचा कुचा उसके सामने फेंक दिया जाता था। माँ पिता एक साथ रेल दुर्घटना में उसे अनाथ बना चाचा के सहारे छोड़कर चले गए थे। तब वह 7वीं कक्षा में ही तो पढ़ती थी। बस वही मेधावी काजल की शिक्षा को विराम लग गया। चाचा के बच्चों को स्कूल जाता देखकर काजल का मन मचल उठता था, पर भगवान ने उसे असीम धैर्य दिया था। अपनी स्थिति उसके सामने स्पष्ट थी। चचेरी बहन की पुस्तकों की एक झलक देख पाने के लिए काजल को उसकी 1000 मिन्नतें करनी पड़ती थी। अगर चाची की निगाह उस पर भी किताबों में आंख गड़ाए हुए काजल पर पड़ जाती तो उसकी शामत ही आ जाती। उसी काजल के लिए चाचा ने उपयुक्त घर वर खोजकर मृत भाई के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण कर जग की वाहवाही पाई थी। सब कुछ जानते समझते भी जन्म से मानसिक रूप से विक्षिप्त भैया के साथ उन्होंने काजल को बांध दिया था। आंखों में कितने सपने संजोए काजल इस घर में आई थी। चाचा के प्रति वह कितनी कृतज्ञ थी।
उनकी कृपा से उसे इतना अच्छा घर-वर मिल सका था। आश्चर्य इसी बात का था कि उस दिन बड़े भैया असामान्य रूप से शांत रहे। उनको शांत देखकर नीलांजना को लगा था शायद अम्मा बाबूजी के जिन शुभ चिंतकों ने उन्हें समझाया था कि शादी के बाद भैया ठीक हो जाएंगे, वे सचमुच अनुभवी थे। भैया की शादी का सबसे ज्यादा विरोध तो नीलांजना ने किया था। एमए फाइनल में पढ़ रही नीलांजना न्याय अन्याय का अर्थ अच्छी तरह समझती थी। भैया का अभिशाप पूरे घर पर मंडराता था। बड़े भैया की जन्मजात विक्षिप्तता का कलंक झेलती अम्मा अपने आप में सिमट कर रह गई थी। दादी हर समय बाबूजी को पट्टी पढ़ाती उन्हें सुनाती रहती थी, पगले को जन्म दिया है, जरूर इसके खानदान में कोई पगला रहा होगा। तू ही समझ मनोहर बेटा, हमारे खानदान से ना जाने किस जन्म का बदला लिया इसके बाप ने। हमें धोखे में रखकर शादी करा दी अपनी लाडले की। अब इस पाप का बोझ ढोने को हम रह गए हैं। अम्मा बताती है, पोता जन्मा है सुनकर वही दादी खुशी के मारे अम्मा की बलैया लेते नहीं थकती थी। भैया को सीने से चिपटाकर दादी अपनी किस्मत को सराहती थी। बचपन में बड़े भैया की अजीबोगरीब हरकतें, उनका असामान्य क्रोध सबके मनोरंजन का कारण था। अम्मा के शब्दकोश में मानसिक विक्षिप्त जैसा तो कोई शब्द था ही नहीं। जैसे जैसे बड़े भैया बड़े होते गए, उनकी असामान्यता स्पष्ट होती गई। अगर भैया बुद्धिहीन होते तो भी बात सही कही जा सकती थी, परंतु उन्हें गुस्से के ऐसे दौरे पड़ते थे कि घर भर कांप जाता। हाथ में आई कोई भी चीज किसी के भी सिर पर दे मारना उनके लिए सामान्य सी बात थी। एक बात और, जब उन्हें ऐसे दौरे पड़ते तो चुन चुन कर ऐसी अभद्र अश्लील गालियां देते जिन्हें अच्छे घरों में सुनना भी पाप माना जाता है। लोग कानों पर हाथ रख लेते थे। जैसे जैसे वह जवान होते गए, गालियों के साथ उनकी लड़कियों की चाहत भी बढ़ती गई। डॉक्टर का कहना था इस रोग में सेक्स के प्रति जबरन आकर्षण होता है। शायद उनकी शादी कर देने में बाबूजी के मन में ये बात भी रही होगी। बड़े बेटे की असमर्थता और विचित्रता का जहर अम्मा जीवन भर पीती रही थी। ऐसे बेटे के साथ कोख से और बच्चों को जन्म देने वाली अम्मा की हिम्मत पर नीलांजना को आश्चर्य होता है। अगर वह भी भैया जैसी हुई होती तो। उस समय भी इस कल्पना से नीलांजना को कपकपी सी आ गई। 8 बच्चों में से बस भैया और नीलांजना ही जीवित बचे थे। विधाता के इस क्रूर मजाक को अम्मा कभी नहीं भूल पाती। काश उनका एक भी बेटा जीवित बच जाता तो दादी का सपना पूरा करता। दादी की बड़ी साध थी कि उनकी अर्थी को उनका पोता कंधा दे। उन्हें विश्वास था उसके कंधे चढ़कर वे सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगी। पर उनकी मृत्यु के समय भी स्वर्ग जाती दादी को बड़े भैया ने चुन चुन कर गालियां दी थी, कोसा था। पता नहीं दादी उन शब्दों पर सवार होकर कहाँ पहुंची होंगी। बचपन से भैया का चीखना चिल्लाना सुनती नीलांजना बड़ी हुई थी। मोहल्ले पड़ोस के लोगों के लिए भैया का अनर्गल प्रलाप मनोरंजन का साधन था। जिन एकाध दिनों में घर में शांति रहती, पड़ोसी बालिका नीलांजना से कोंच कोंच कर पूछते, क्या बात है नीलू, आज तुम्हारे घर में बड़ा सन्नाटा है, क्या सब लोग कहीं बाहर गए हैं? नहीं तो, अम्मा तो खाना बना रही है और भैया सो रहे हैं। प्रायः दौरे के बाद भैया 2-1 दिन गहरी नींद सोया करते थे। अच्छा अच्छा, शायद डॉक्टर ने उन्हें सोने की सुई दी होगी। सुई क्यों देंगे, भैया तो अपने आप सोए हैं, बोली नीलांजना उनके व्यंग्य भरी मुस्कान का अर्थ समझ नहीं पाती थी। काश वह हमेशा के लिए सो जाए, इस नन्ही जान को तो मुक्ति मिलती, उसका कलंक इसे भी खा जाएगा। मोहल्ले की सुमित्रा ताई बचपन से नीलांजना को बहुत प्यार करती थी, पर भैया के लिए कही गई वैसी बातों पर नीलांजना मचल जाती। तुम सब बहुत खराब हो ताई, भैया सोते रहेंगे तो हम किससे बात करेंगे? कभी कभी भैया पर जब दौरे नहीं पड़ते, वे नीलांजना के साथ सचमुच बहुत अच्छे से बातें करते थे। अरे, ताई बोली, मैं कोई उसकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ बेटी, मैं तो तेरे भले की सोचती थी। ताई की उस बात का अर्थ अब नीलांजना अच्छी तरह से समझ पाई है। भैया के कारण पूरे परिवार ने अपने को घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर लिया था। ऐसे बेटे को लेकर किसी रिश्तेदारी में जाना भी तो संभव नहीं था। भैया के कारण नीलांजना ने भी कम अपमान नहीं झेला था। साथ की सहेलियां जब भी उससे पराजित होती तो पगले की बहन पगली, पगले की बहन पगली कहकर उससे अपनी पराजय का पूरा मूल्य चुका लेती थी। आंखों से आंसू ढलकाकर नीलांजना भी अम्मा की गोद में सिर छिपाकर उन्हें उल्हाना दे डालती। तुम बहुत गंदी हो अम्मा, इतना गंदा भैया क्यों लाई? सबके भैया कितने अच्छे हैं,
मेरा भाई गंदा है, वो पागल है। छी! बेटी, भाई को ऐसा नहीं कहा करते। भगवान से प्रार्थना कर कि तेरा भाई ठीक हो जाए, फिर वो तुझे खूब प्यार करेगा। नीलू अम्मा की उन बातों पर ना विश्वास करती थी, भगवान जाने। उसने कितनी विनती की कि वह उसके भैया को ठीक कर दे, उसके भैया को कोई पागल ना करे, पर भगवान ने उनकी कहाँ सुनी थी। जैसे जैसे नीलांजना बड़ी होती गई, भाई की विक्षिप्तता उसे विचलित करती गई। बचपन में भाई जब चीखता चिल्लाता, वह कौतुक से उस दृश्य को देखती। कभी कभी बाबूजी मोटा डंडा उठाकर उनकी पिटाई भी कर देते। उस समय नीलू का बाल हृदय भाई के लिए करुणा से रो पड़ता। एक बार उसने बाबूजी के हाथ में अपने दांत भी गड़ा दिए थे। बदले में बाबूजी का करारा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। समझदार होती नीलांजना के सामने स्थिति स्पष्ट होती चली गई थी। उसका परिवार औरों से अलग क्यों है? असामान्य भाई के लिए उसके मन में करुणा के साथ साथ आक्रोश भी उभरता जा रहा था। भैया के सामान्य रहने का अर्थ गाली गलौज बंद रहना होता था। किसी के प्रति उसके मन में प्यार या ममता जैसा कोई भाव नहीं था। युवा होती नीलांजना को भाई एक खतरनाक जीव सा लगने लगा था। वह प्रायः उसके सामने पड़ने से कतराती। एक दिन सुमित्रा ताई ने अम्मा से कहा था, बहू, नीलू को सुरेश के पास अकेले मत छोड़ना। तू तो सब समझती है, सुरेश में कोई समझदारी तो है नहीं। उस दिन से अम्मा भी नीलांजना के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहने लगी थी। स्वयं नीलांजना कितनी डर गई थी। एक बात के लिए नीलांजना अम्मा, बाबूजी और दादी को कभी क्षमा नहीं कर सकती। उन्होंने भैया को मेंटल हॉस्पिटल में सबके लाख समझाने के बाद भी भर्ती क्यों नहीं कराया? शहर के डॉक्टर की दवा से उन्हें नींद भले ही आ जाती थी, पर उनकी विचित्रता में कोई अंतर नहीं आता था। डॉक्टर का कहना था, भैया के मस्तिष्क की बनावट में जन्मजात जो कमी है, उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं। नीलांजना बाबूजी से बार बार भैया को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की विनय करती, पर अस्पताल में भेजने के नाम पर ही अम्मा अन्न जल त्याग कर रोना शुरू कर देती। स्वयं बाबूजी की भी यही दलील थी कि लड़के को पागल खाने में भर्ती कराने से परिवार का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। लोग क्या कहेंगे, मुख्तार साहब का बेटा पागल खाने में है, लड़की की शादी मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं बाबूजी यह कैसे सोच पाले थे कि भैया के घर में रहने से उनकी बेटी की शादी आसान हो जाती। व्यंग्य की एक मुस्कान नीलांजना के होठों पर तैर आई थी। घर के उस असामान्य वातावरण, भैया के चीखने चिल्लाने का आक्रोश नीलू के कॉलेज की डिबेट में उतर आता। विरोधी पक्ष की बात इस तरह काटती कि उनसे कोई जवाब ही न बन पाता। ऊपर से बेहद सामान्य और शांत दिखने वाली नीलांजना के अंतर में अंधड़ सा चलता रहता था। बाबूजी जहां भी उसकी शादी के लिए जाते, भैया का नाम वहां पहले पहुंच जाता। नीलांजना हमेशा सोचती, अम्मा के उन 6 बच्चों की जगह भैया क्यों ना चले गए। काश वह चले जाए। कभी कभी नीलांजना बेवजह लोगों से उलझ पड़ती, सामान्य कही गई बातों से छिपे अर्थ पढ़ने की कोशिश करती। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे भैया पर ही आता। स्वयं असामान्य होते हुए भी वो तो सामान्य जीवन जी रहे थे, और सामान्य नीलांजना असामान्य जीवन जीने को बाध्य थी, विवश थी। अनजान ही नीलांजना अपने आप में कई बात उषा से कहकर हल्की हो जाती थी। बीए के बाद नीलांजना ने एमए में दाखिला ले लिया, और उषा उसी शहर में नौकरी कर रही थी। उषा के पिता के स्वर्गवास के बाद उसके बड़े भाई ने घर संभाल लिया था। अब उषा भाई के साथ मजबूत करने की दृढ़ प्रतिज्ञ थी। अपनी शादी की बात उसने भुला दी थी। जब तक बिना दहेज के कोई शादी का प्रस्ताव नहीं आता, मैं विवाह नहीं करूंगी, उषा कहती थी। भैया ने इस लायक बनाया, यही क्या कम है नीलू? अब मैं उन पर और बोझ डालना नहीं चाहती। कितनी बार नीलांजना सोचती, काश उसके भैया भी उषा के भाई जैसे होते। दृढ़ निश्चय के साथ आंसू पोंछकर नीलांजना उठ के खड़ी हो गई थी। इस समय उषा की उसे सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। दरवाजा खोलते ही उड़े उड़े चेहरे, अस्त व्यस्त वेशभूषा के साथ खड़ी नीलांजना को देखकर उषा चौंक उठी थी। अरे नीलू, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? सब बताती हूँ, पहले अंदर तो आने दो। नीलांजना को अंदर आने की राह देकर उषा ने दरवाजा बंद कर दिया था। एक कप चाय मिलेगी? उषा अभी लाई, नीलांजना कहकर अंदर चली गई। नीलांजना को चाय थमाकर उषा की सवाल पूछती निगाहें उसके मुख पर जमी हुई थी। एक घूंट चाय गले से नीचे उतारकर नीलांजना ने उषा को जवाब दिया था, भैया नहीं रहे। क्या? कब? कैसे? उषा, बता पाना उतना आसान नहीं, तुझे मेरी मदद करनी होगी।
अरे तू बता तो सही, क्या हुआ है नीलू? काजल भाभी को पुलिस ले गई है? क्या? हाँ, भैया के बलात्कार से बचने के लिए उसने बाबूजी के डंडे से उनके सिर पर वार कर दिया। और भैया, और भैया, हे भगवान, यह क्या किया भाभी ने? वही जो उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये तो क्या कह रही है नीलू? होश में तो है? पूरे होश में तो अब आई हूँ उषा। पिछले 2 दिनों से जो भी संशय थे मेरे मन के, सब छट गए हैं। काजल भाभी को तो मुक्ति मिलनी चाहिए। तेरे भाई की उन्होंने हत्या की और तू उसे ही। उन्होंने हत्या नहीं की उषा, अपनी असहनीय यातना का अंत किया है। बलात्कार के विरुद्ध रक्षा का अधिकार स्त्री को है कि नहीं? छी नीलू, तू ये कैसी भाषा बोल रही है? पति अपनी पत्नी के साथ बलात्कार? छी छी छी। उषा का मुंह विकृत हो उठा था। बलात्कार का मतलब जानती है उषा? विवाह की प्रथम रात्रि काजल भाभी की दहशत भरी चीखें सुनाई दी थी। घर के सारे प्राणी जगते हुए भी सोने का बहाना किए पड़े थे। मैंने उठने की कोशिश की तो अम्मा ने जबरन रोक दिया। ऊपर से डांट लगाई थी, नए ब्याहों के कमरे में तेरा क्या काम? खबरदार जो वहां गई। चाची ने हंसते हुए कहा था, अरे भोली लड़की, पहले पहले होता ही ऐसा। बेटी तू सो जा। तभी काजल भाभी हाफती दौड़ती आई थी। सांस धौंकनी सी चल रही थी उसकी। साड़ी का आंचल पीछे घिस घिस करता चला आ रहा था। मुझे बचा लीजिए, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अम्मा जी मुझे बचा लीजिए। भाभी के पीछे दहाड़ते से आए भैया ने उन्हें दबोच लिया था। उनकी पकड़ में पंख कटी गौरैया सी भाभी छटपटा रही थी। मैंने भाभी को बचाना चाहा था तो अम्मा ने हाथ पकड़कर खींच लिया था। सुबह भाभी के पूरे शरीर में पड़ी खरोंचे, टूटी चूड़ियों से बने जख्म जब मैंने देखे ना उषा, उनको मैंने जैसा देखा वो वैसे ही बने रहे, वे कभी नहीं भरे। हाँ, भाभी ने उन्हें अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। वैसे भी वह जा कहाँ सकती थी भला? उनके लिए तो सारे दरवाजे बंद थे। भाई की शादी क्यों की गई नीलू? उषा सिर उठी थी पूछते हुए। अम्मा बाबूजी को उनके कुछ शुभ चिंतकों ने सलाह जो दी थी कि भैया शादी के बाद ठीक हो सकते हैं। उन्होंने तो अनगिनत उदाहरण भी दे डाले थे। तू तो जानती उषा, जिस देश में लड़कियां 30-40 रुपए में बेची जा सकती हैं, वहां एक एक्सपेरिमेंट के लिए जीवन बलि चढ़ गया। अफसोस यही है कि इस त्रासदी की साजिश में मैं भी सहभागी हूँ। अपना विरोधी स्वर ऊंचा क्यों ना उठा सकी? काश भाभी की शादी एक मजदूर से ही हो गई होती, तब भी वह आज इतनी सुखी होती कि कह नहीं सकते। उसके चाचा तेरे भैया की दिमागी हालत जानते थे नीलू, बहुत अच्छी तरह। उन्होंने अनाथ भाई की बेटी के लिए घर और वर दोनों ढूंढ लिए। धन्य है ऐसे चाचा। ऐसे धर्मात्मा लड़की को कोठे पर ना भेजकर शादी का लाइसेंस दिलाकर उस पर बलात्कार की खुली छूट दे देते हैं। धिक्कार है ऐसे चाचा पर। मुझे अगर मिल जाए ना अब, तो मैं उन्हें जान से मार डालूं। नीच कमीना। उषा भी उत्तेजित हो उठी थी। कभी कभी तो ऐसा लगता है उषा, ये सारी दुनिया बलात्कारियों से भरी पड़ी है। शराफत के मुखौटे लगाए यह समाज में घुले घूमते फिरते, जहां मौका मिला नहीं कि मुखौटा उतार फेंकते हैं। तू ही सोच, अम्मा को 8 बच्चों की मां बनाने में क्या बाबूजी ने उनकी खुशी नाखुशी देखी होगी? ना जाने कितनी बार उन्हें जबरन वह सब कुछ झेलना पड़ा होगा। और एक अम्मा ही क्यों, घर घर की यही कहानी है। औरत दिन भर घर की चक्की में पीस चूर चूर हो जाए, पर पति की इच्छा के आगे उसे समर्पण करना ही पड़ता है। इच्छा विरुद्ध जबरदस्ती क्या बलात्कार नहीं है उषा? नीलांजना की आंखें भक भक जल रही थी। सच नीलू, तेरी बातों से तो यही लगता है। कभी अपने घर वाले भी बलात्कार की साजिश में शामिल होते हैं। सामूहिक बलात्कार में असहनीय शारीरिक मानसिक कष्ट होता है, पर जब पूरा परिवार ही अपनी साजिश के तहत किसी लड़की पर बलात्कार की पूरी परमिशन दे दे, तब उस पीड़ा को क्या नाम देगी उषा? काजल भाभी के साथ वही हुआ है। उस दिन की बात बताएगी नीलू, जब काजल भाभी ने वह साहसी निर्णय लिया था? पता नहीं यह सोचा समझा निर्णय था या यह सब कुछ अचानक घट गया। सच तो यह है कि कई बार मेरे दिल में भी भैया को खत्म करने की बात आई थी, पर उस ख्याल को हमेशा जबरन परे कर दिया। शायद
भाभी के मन में भी दुविधा रहती होगी। उस दिन भैया को खाना खिलाने गई भाभी को भैया ने अपनी फौलादी बाहों में जकड़कर उनके शरीर को बुरी तरह दांतों से काटना शुरू कर दिया था। भाभी का प्रतिरोध उनकी शक्ति के सामने ठहर नहीं सकता था। शायद पिछले 2-3 दिनों से भैया के आक्रमणों से घबराकर भाभी रात में बाहर से उनका कमरा बंद करके स्वयं बरामदे में सो रही थी। उस दिन शायद भैया पूरा उससे पूरा बदला ले रहे थे। रातों में भैया की गालियों की बौछार सब सुनते थे। कहाँ भाग गई रे साली, इधर आ, खोल मेरा कमरा। काजल भाभी के शरीर की चाहत में वो जो कुछ कहते हैं बता पाना कठिन है उषा। अम्मा ने भाभी को उनके कमरे में सोने को जब विवश करना चाहा तो मैं झल्ला पड़ी थी। अम्मा, तुम लाख चाहो भैया को भाभी ठीक नहीं कर सकती। पिक्चर में दिखाई कहानी हमेशा सच नहीं होती है, समझी। अच्छा हो हम लोग उन्हें उनके अकेला छोड़ दें। वो भैया की भलाई के लिए भी तो उन्हें अपनों से अलग रख सकती है। उस दिन काजल भाभी की दहशत भरी चीख पर जब सारा घर पहुंचा तो खून से लथपथ भैया अंतिम सांस ले रहे थे और बदहवास काजल भाभी ने दौड़कर अपने को कमरे में बंद कर लिया था। कुछ दिन पहले सुमित्रा ताई ने ठीक ही कहा था, सुरेश के पास बहू को अकेले नहीं भेजना, किसी के साथ भेजो या सुरेश के हाथ बांध कर रखो, वरना कुछ भी हो सकता है। मुझे तो उसकी दिमागी हालत आजकल और खराब हो गई लगती है। नीलू की माँ। अम्मा को ताई की वह बात कितनी बुरी लगी थी, पर सच तो यह था कि भैया की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी और इस दिमागी हालत को उन्होंने भाप भी लिया था। हम लोग उन्हें झेलने के अभ्यस्त हो चुके थे, शायद इसीलिए फर्क पता नहीं लगता था। सच कहूं उषा, पिंजड़े में बंद खूंखार जानवर के सामने भाभी को हम सब परोस रहे थे, इस उम्मीद से कि शायद भैया ठीक हो जाएंगे। नीलांजना का स्वर कड़वा हो आया था। काजल भाभी को पुलिस में किसने दिया है नीलू। सब कुछ इतना अचानक घटा कि किसी को होश ही नहीं था। पड़ोस के रामलाल जी ने फोन करके पुलिस बुला ली थी। उत्तेजित बाबूजी ने काजल भाभी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। कोक जाए के लिए अम्मा बाबूजी विकल थे। जिसकी जिंदगी मौत से बदतर थी, जिसके मरने की मन ही मन सब कामना करते थे, मौत के बाद वह कितना प्रिय हो उठा था, बता नहीं सकते। बेचारी काजल भाभी, उनका क्या होगा। उन्हीं की मदद हमें करनी है उषा। मैं भरी अदालत में भाभी के ऊपर हुए अत्याचारों को बताऊंगी। वे निर्दोष हैं, दोषी हम लोग हैं जिन्होंने उन्हें उस स्थिति तक पहुंचाया है। एक बार फिर सोच ले, तेरे इस फैसले का अम्मा बाबूजी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उषा ने नीलू को एक बार चेताया। अच्छा हो उन्हें समझा बुझा, शायद गुस्सा ठंडा होने पर वे भाभी को माफ भी कर सके। उषा, उन्हें समझा पाना असंभव है। बेटे की मौत से वे बदले की आग में जल रहे हैं, पर मैं काजल भाभी को इस आग में नहीं जलने दूंगी। ये तो मेरा पक्का फैसला है, भावुकता नहीं है। अगर अदालत ने उन्हें छोड़ भी दिया तो वे कहाँ जाएंगी नीलू। उषा ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया। दुनिया बहुत बड़ी है उषा, किसी महिला संस्थान में कहीं ना कहीं उन्हें शरण जरूर मिल जाएगी, पर उनके माथे पर हत्या का कलंक लग गया है, समाज उन्हें जीने नहीं देगा। उषा, लंदन में यही भारतीय स्त्री अत्याचारी पति को जलाकर मुक्ति पा सकती है, अपना नया जीवन जीने को स्वतंत्र हो जाती है। फिर यहाँ वैसा क्यों नहीं है संभव। इसीलिए ना कि हम लड़कियों को बचपन से ही पति की कृत दासी का रोल निभाने की ट्रेनिंग दी जाती रही है। लड़कियों की इस भूमिका में बदलाव लाना है उषा। मैं उन्हें अपने पास रखूंगी, उसके लिए मैं किसी का भी विरोध सह सकती हूँ, पर भाभी के प्रति प्रायश्चित तो करना ही है। वह अपने पांव पर खड़ी हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है उषा। तू मेरा साथ देगी ना। मैं तुझसे कब अलग रही हूँ नीलू, बता क्या करना होगा। उत्तेजित नीलांजना को मुग्ध दृष्टि से ताकती उषा के स्वर में दृढ़ निश्चय था। सबसे पहले हमें एक वकील करना है। उषा सुन, भाभी को तुरंत जमानत पर छुड़ाना जरूरी है। एक बात और, अभी मेरे पास भाभी को रखने की कोई जगह नहीं है। उन्हें अपने घर रख सकेगी उषा। मुझे कॉलेज में जॉब मिल रहा है, वहीं क्वार्टर भी मिल जाएगा, तब तुझे परेशान नहीं करूंगी। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है नीलू, पर तेरी नौकरी पर काजल भाभी की वजह से कोई आंच ना आ जाए। उषा शंकित थी। नहीं, उसके लिए मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। कॉलेज की प्राचार्य मेरे जीवन के इस कड़वे अध्याय से अच्छी तरह परिचित है। सच कहूँ तो उन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दिलाई है, वरना तो मैं अपनी कुंठा में जकड़ी शायद कुछ भी न कर पाती। अपने इस फैसले के बाद वापस घर तो मैं लौट ही नहीं सकती।
मेरे रहने की भी व्यवस्था प्राचार्य को ही तो करनी पड़ेगी। मुंह पर आई उत्साह की चमक के साथ नीलांजना प्राचार्य के घर जाने को उठ खड़ी हुई थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी फैसला, जिसे लिखा था हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका, एक सशक्त कलम, डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी ने। आपको कहानी कैसी लगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी ने आपको रुलाया भी होगा, दर्द भी दिया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।